नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत ना हो, सबकी हो, उससे समाज का, राष्ट्र का स्वावलंबन बनने का, स्वाभिमानी बनने का उद्देश्य पूर्ति होती है। लेकिन उससे हम विमुख हैं, पुरानी गलतियों से हमने नहीं सीखा है। साधन संपन्न होने के बाद भी हमारा भाव रहता है कि हम स्वयं साधनों से सुसज्जित होकर के खड़े रहें और कुछ लोग हमारे गुलाम रहे, हमारे पर निर्भर रहें, प्रालंबी रहें हमारे। लेकिन जाने अनजाने में आप भी साधन संपन्न होने के बाद भी आप भी प्रालंबी हो रहे हैं, आपकी संतानें भी हो रही हैं। वही मेरा बताने का ध्येय था कि आपने साधन लेकर के, जैसे उस नवाब को जूते पहनने के लिए कोई और चाहिए था, वो इसलिए घर से महल छोड़ के नहीं भागा और उसके अपना खुद का खून छोड़कर भाग गया जान बचा करके। तो यानी कि जो तुम व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता केवल स्वार्थी बनाती है, अपने लिए जीने के लिए करती है, कुछ समय तक ही जान की आफत में आप अपनों का साथ में नहीं देते हैं, ऐसे लोग, ऐसा समाज। और प्रालंबी हम उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं कि जूते पहनना ही, पानी पहन लेना भी। इसका मैं खुद का अपने उदाहरण दूंगा कि हमारे बाबा जी ने हमें इतना ज्ञान या संस्कारित किया कि हमने अपनी माँ को कभी खाने के ऊपर ऐसा बना वैसा ना झगड़ा नहीं किया, और हमारी माँ ने हमारे को खाना बना के रख दिया, हमने खुद खाया है और खुद खा करके खुद बर्तन धोए हैं, रख दिए हैं। अपने कपड़े खुद धोए हैं जैसे हमने वो संभाला, और अपने कपड़ों पर प्रेस भी हमने खुद की है। लेकिन उन्हीं में से मेरे परिवार के, मतलब मेरे खून ही जब अधिकारी बनी तो मेरे बच्चे उसके पास रहे हैं, मेरी पत्नी उसके पास रही है कुछ संकट काल में। वहाँ क्योंकि नौकर चाकर रहते थे, आज वहाँ से हटे भी मतलब लगा 8-10-12 साल हो गए हैं। लेकिन अभी भी मैं नाराज़ रहता हूँ, धमकाता हूँ। मेरी माँ ने ये तो कराए से, लेकिन अगर हमारी बहनें पढ़ रही हैं, मैंने तो खैर पढ़ने पे इतना गंभीर नहीं रहा। मेरा सामाजिक चिंतन ऐसा क्यों रहा, ये बकवास उसमें, या मैं खेती और खेल में मेरा भाव था और सामाजिक चिंतन में मेरा चिंतन अधिक था। उस पर मेरे परिवार ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरे सामाजिक जिम्मेदारियां लगती थी तो मैं उन पर ज़्यादा गंभीरता से सोचता था। तो मेरी माँ मेरी बहनों को पढ़ते रात में जिस समय वे चाय मांग रही हैं, दूध मांग रही हैं, खाना मांग रही हैं, वो देती थी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने उस समय तो दिया जब उनको ज़रूरत थी। लेकिन अगर वे टीवी देख रहे हैं, आराम से फरमा रहे हैं, तब वो अपनी माँ को, हमने नहीं खाना या उससे पानी मांगा। लेकिन मेरे बच्चों ने अपनी माँ से ही खाना मांगते हैं, लाते हैं, देते हैं। और मैंने उसको बताया था कि इन बातों मत डाल, लेकिन वो नहीं समझा, अब दुखी होती है। धीरे धीरे खैर बच्चे समझ रहे हैं, बड़े हो गए, बहुत कुछ चेंज हो गया है अब। तो मैं ये बताना चाहता कि ये साधन होने से, पद होने से, हम नौकर चाकर के आने से, हम उनके गुलाम हैं, किस्म से प्रालंबी हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते। स्टेटस सिंबल भी मान लीजिए और सुविधा भी मान लीजिए। तो ऐसे मैं देश के लोगों को यही बता रहा हूँ कि जैसे नवाबों का यहाँ से साम्राज्य उखड़ गया, उन पूंजीपतियों को ने भी वो अपने आप भी अपमानित थे, यहाँ की नस्लों को अपमानित कराया। गोरों ने भी यहाँ से भागना पड़ा, जिनका सूर्य नहीं छिपता था। चुनौतियाँ जब पराकाष्ठ में पहुँच गई तो आम जनता ने भी, लेकिन उन्होंने बताया उसमें कुछ लोगों ने तब भी हमारे को कैश किया, 2 राष्ट्र बनवा दिए। वो तो हो गया, अब उन सबक सीखना है हमसे। तो हमें, मैं जैसे उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमने गुलामियत की इतनी बड़ी फ़ौज खड़ी कर दी है, गरीबियत की इतनी बड़ी फ़ौज खड़ी कर दी है, जो उस समय भी थी और समय दोबारा फिर खड़ी हो रही है। मैं कह रहा था कि गृह क्रांति का संकेत है ये। एक विचारधारा कहती है कि एक समय ये आएगा कि ये जो सब बड़े बड़े महल बन रहे हैं, इनमें हम ही रहेंगे, हम ही घुस जाएंगे। एक दिन एक आवाज़ आएगी और हम इन पर कब्जा कर लेंगे। अगर कोई ऐसे ही जामवत हनुमान को इसकी ताकत का बोध करा दिया, जैसे जामवत नहीं कराया था ना कि तुम बड़े पराक्रमी हो, ये हो वो, हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जो गुलामियत की, गरीबियत की और हम उनके ऊपर निर्भरता की बोध उनको कोई कराए और इस विचारधारा को रोपित कर दे, क्या भयावह स्थिति होगी। और ये होगी अगर ऐसे ही चलता रहा। तो ये विषय तो मैं इसलिए बता रहा था कि इस पर थोड़ा ध्यान रख लीजिए। दूसरा, मैंने इसमें टॉपिक बोला था, ये तो मैं उसको डिफाइन कर दिया कि आत्मनिर्भरता और प्रालंबी। ये मत मान लेना कि भाई हम पे साधन है तो हमारे प्रालंबी हैं। अगर उनको जामवत की तरह हनुमान को बोध करा दिया, कोई विचारधारा आई, हालांकि
अब विषय बहुत बड़ा, फिर थोड़ा चलो इसी में ही मैं बताता हूँ, ये मेरे एकदम दिमाग में आ गई। मेरे एक मिलने वाले यहाँ पर रिटायर हैं पुलिस अधिकारी से, झारखंड पुलिस में थे। उन्होंने बताया नक्सलाइट क्षेत्र में, ये नक्सलाइट क्या है, ये भी विचारधारा आरोपित हुई कि जो लोग उन्हीं के बीच के नेता बने, विधायक बने और उनके वहीं पे महल खड़े हो गए और वे झोपड़ियों में गरीबी में जी रहे हैं, तो वो उनके अंदर ये भाव है भाई हमारे आदमी हमारे साथ मक्कारी कर रहा है, हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है। मजदूर किसानों से जो निकल के जा रहा है वो रईस हो रहा है, रईसों में घुस जाता है, उन्हीं की संगत में दौड़ने लगता है, अपनी जिन वोटों से जीत का है, जिस गरीबी से देख करके आया उसको भूल जाता है। उसी विचारधारा ने वहाँ नक्सलाइट खड़ा किया, लेकिन वे भी बिक गए, वे भी गिर गए, वे भी मोहरा बन गए उन पूंजीपतियों का, व्यापारियों का। कि मुझे बताया उन्होंने कि वहाँ दाल जो, क्योंकि जैसे जैविक खाद की आज जैविक उत्पादन की आज बात कर रहे हैं, जैविक खेती करिए, वहाँ तो नेचुरल खेती होती है, पेड़ भी नेचुरल होते हैं। तो वहाँ उन लोगों ने उनके नक्सलाइट के इस भावनाओं को कैश करके वो पेड़ों की तस्करी कर रहे हैं। छोटा पद अधिकारी सीआरपी के कमांडेंट तक रैंक के वहाँ मारे जा रहे हैं, सिपाही से लेकर कमांडेंट तक। बाकी जो बड़े उच्च पद वालों का सबकी मिली भगत है, गठजोड़ है। पेड़ जो 5-5 लाख रुपए पेड़ 10-10 हज़ार 3-3 हज़ार में कटवा लेते हैं और उनको वे लोग तस्करी करते हैं। दाल की जो मैं बताया जो प्राकृतिक उत्पादन है, उनसे वो 15-20 रुपये किलो खरीदते हैं और 200-250 रुपये किलो बाजार में बेचते हैं। वहाँ उस मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और इतना वो दंगा कराना इसलिए चाहते हैं कि उनका वहाँ व्यापार चल रहा है। वो व्यापारी लोग किसी के नहीं हैं, ये देश को पता भी है, सरकार को पता है। मर कौन नहीं है? किसान, गरीब के बच्चे जो फौज में, सीआरपी में, बीएसएफ में भर्ती हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये नक्सलाइट को कौन हवा दे रहा है और मुद्दे को किधर ले गया। वे नक्सलाइट भी नहीं समझ रहे हैं कि तुमने किस लिए लड़ाई लड़ी थी और कहाँ मोहरे बन गए तुम। तो मेरा यही बोलना है कि ऐसे ही जैसे उनको तो खैर गलत दिशा में ले गए, कोई जामवत अगर हनुमान को जैसे बताया कि राम सीता के लिए और राम के एक सत धर्म के लिए जो हनुमान ने ताकत लगाई, ऐसे स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए और असमानता के लिए, आर्थिक भी और सामाजिक असमानता के मुद्दे पर कोई विचारधारा रूपित कर दे कि भाई प्रालंबी आप नहीं है, ये भी हैं तुम पर, श्रम शक्ति तुम के बिना ये तुम्हारा इनका धन काम नहीं कर सकता कुछ, और धन तो छीना भी जा सकता है क्योंकि आप श्रम शक्ति से भी, मानसिक शक्ति से भी उनसे मजबूत हैं। इसी तो संकट काल में देख लीजिए कि अपना अपने से डर रहा है। यही मैं उदाहरण देना चाह रहा था कि मतलब डॉक्टर्स व्यापारी हैं, डॉक्टर भी और साधन संपन्न भी। गाजियाबाद के केस में बताऊं, यहाँ के बताऊं, एक डॉक्टर कोरोना वॉरियर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक होकर के अपने घर आती है तो उसके घर मोहल्ले के लोग उसके उपेक्षित भाव रखते हैं, दुखी होती है, बड़ा संकट आता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे गाजियाबाद में एक पति अपनी पत्नी को डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गया, उसे पता चला है पॉजिटिव है, छोड़ के भाग गया। जिन्हें किसी कोई पेशेंट दिखाने गया, उन्होंने डॉक्टर ने फ़ोन कराया कि तुम्हारे पेशेंट ये आए हैं, ये पॉजिटिव हैं। फ़ोन बंद कर लिए, इलाज के दौरान कुछ मर गए। एक का तो ये तो बताते हैं कि फ़ोन किया कि भाई ये मर गए हैं तो इनकी अंगूठी है हाथ में से वो निकाल लेना। जो नोडल अधिकारी है उन्होंने उसको नसीहत किया कि तुम आ तो सकते नहीं, अंगूठी निकाल लें। उन्होंने तो खैर उसको अंगूठी को जला दिया है। एक के पास एप्पल फ़ोन था, वो अपने खून के रिश्ते को फूंकने तक भी नहीं गए साथ में नोडल अधिकारी के, वो एप्पल का फ़ोन। और अंगूठी में तो विधायक ने भी फ़ोन करा, कितना नीच तक आपको परिचय दिया विधायक ने भी। उनको जली नहीं किया कि तुम अपने अधिकारी बुला रहे, जब अधिकारी अनजान आदमी तुम्हारे पेशेंट को, तुम्हारे खून को फूंक रहा है, रिश्ते को फूंक रहा है, तुम डर गए, डरपो मैं क्यों फ़ोन करूँ तुम्हारे लिए। लेकिन उसे वोट चाहिए, उसे तो लगता है एक मरा है 20 वोट इकट्ठी हो रही हैं। हर जगह यहाँ व्यापारीकरण है। दूसरे का मोबाइल उसके लिए सिफारिश कर, इसका मोबाइल उस नोडल अधिकारी ने दे दिया, कितनी शर्मनाक है। दूसरा, अभी विजिटिंग ऑपरेशन भी हो रहे, केजरीवाल को कहना भी पड़ा कि 2-2 लाख रुपए पर डे के बेड मिल रहे हैं, सौदेबाजी का है नहीं, फिर बीच कह रहे जी अब इतने रुपए जमा कर दिए। यानी कि एक पेशेंट अगर कोरोना के नाम पे पॉजिटिव मिल गया और भर्ती किया गया है तो 15-20 लाख रुपए दे के मृत्यु से ही आता है। किसी का कोई खुशवा विवेक से वो उनकी दवाई ना ले, अपने आत्मबल से, और वो अपने कुछ साइड में कुछ और कार्य कर रहा है तो जिंदा आ रहा है, नहीं तो मरने का पूरा काम कर रहे हैं वो। अभी एक विश्वजीत रॉय चौधरी फरीदाबाद में रहते हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, डायबिटीज़ पे उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके इन पे भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। WHO को उनकी बात को मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया में 60% व्यक्ति इम्यून हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खान पान में सुधार करिए और आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे अगर पॉजिटिव हो जाते हैं। मरने वाली स्थिति नहीं है।
और यहाँ तक बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर जो हैं इस कोरोना वायरस को एंटीबायोटिक से और बढ़ता है। HIV का ट्रीटमेंट किया जा रहा है इन लोगों का जो कोरोना से पॉजिटिव है, और कितनी ऐसी दवाई दे जो वायरस को बढ़ाएंगी, उनके सिस्टम को फेल करेंगी, और पैसे भी दे रहे हैं, मौत भी ले रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास नहीं, लोगों पर विश्वास नहीं। बार बार मैं कह रहा जब इसकी नेचर समझ में आ गई कि भैया इसमें लिक्विड गर्म चीज़ खाइए, विटामिन C का उपयोग करिए, डॉक्टर भी बता रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ लूटने पर लगे हैं। डॉक्टर क्या धर्म निभा रहे हैं ये डॉक्टर, या अभी मानवता निभा रहे जो खून के रिश्ते। मेरा कुल मिलाकर तात्पर्य यही है कहने का कि व्यक्तिगत विकास, आत्मनिर्भरता का भाव छोड़िए। जो हमारे पुरखों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, केवल हम ही ना हो। नहीं देर सवेर जैसे पहले गलती दोहराई गई है, हजारों साल गुलाम रहे हैं, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको आंकड़ों पर पता है कितने लोग हमें या हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, कितनों को काबू करना चाहिए, कितनों को हम कैप्चर कर सकते हैं। ऐसी एक फ्रेम जरूर बनेगा, कोई जरासंध जरूर पैदा होगा। हनुमान को इस गरीबी और वंचित आर्थिक और मानसिक सामाजिकता के जो वंचित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, इनको कोई हनुमान सा बल इनको जरूर बताएगा, तब देखना क्या होगा। तो इससे पहले कि ये देश गृह क्रांति की तरफ जाए, सब प्रेम भाव से सबको आत्मनिर्भरता के बनाने का ध्यान दें। जब आप खुद ही जांच लो कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी हम दूसरे अमेरिका चाइना से निर्भर हुआ, गलत पैसे भी दिए, गलत किट भी आई, ऐसे ही हमने तो फिर भी उदारता दिखाई। हमारे यहाँ उदारता है, मैं बार बार इसलिए बोला, हम उदारवादी लोग हैं। मनुष्यता का भाव आज भी हमारे अंदर है कि हमारे पास जो दवाई थी, हमारी आत्मनिर्भरता देखी, जो दवाई हमारे पास थी हमने सभी पीड़ित देशों को दी, साधन संपन्न देशों को दिया। आत्मनिर्भर थे ना, तभी तो दिया ना। चंद लोग दवाई बनाते अपने लिए बनाते, मान लो गरीब रईस अपने लिए बनाते, किसको देते, खत्म हो जाती। उस प्रोडक्ट करने वाली भी तो मैन पावर ही होगी ना। तो ऐसी आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जी सके। अमीर से मतलब नहीं है, स्वाभिमान से जीने का उनको अधिकार हो, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य उनका उद्देश्य पूर्ति होती हो, जो राजा का धर्म बताया जाता है। और एक नौकर के लिए उसका मालिक ही राजा है, एक देश की जनता के लिए उसका शासक मालिक है, पर देश का मुख्यमंत्री उस पर राजा का प्रजा का मालिक है। हर व्यक्ति जो संपन्न है उसके पास में जो भी उसके ऊपर डिपेंड है, उसको स्वाभिमानी आत्मनिर्भर बनाने का ध्येय रखिए। रुपये ज़्यादा, अचल संपत्ति कितनी काम आएगी। अभी आप बीमार है, 20 लाख रुपए मर जाएंगे, 1 करोड़ में मर जाएंगे। जो 100 करोड़ 1000 करोड़ आपने जो अचल संपत्ति में जोड़ रखे हैं, उद्यम कर रहे हैं, व्यापार लगा, काम कर रहे हैं, उद्योग लगे, उसमें आदमी लगे हैं, उनको पारितोषिक पूरा मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो आपने अचल संपत्ति जोड़ रखी है कि वहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, वो किस काम आ रही है? उससे क्या सुरक्षा हो रही है आपकी? अगर उसको आप सर्कुलेट करें, उद्यमी लगाएं, काम मिलेगा, बैंकों में जाएगा तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो परोपकार का भाव रखिए। अचल संपत्ति तो ऐसे समझे जंगल में शेर नाचा, किसने देखा? तुम्हें बतानी पड़ेगी, तुम नहीं बताओगे तो फिर इनकम टैक्स वाले बताएंगे, ज़्यादा जोड़ लोगे, ब्लैकमेल होंगे, पैसे ले दे करके फिर भी तुम चंद लोगों को रईस करोगे, वो भी गरीबों के काम नहीं आ रहा। फिर वो जो उसको कैच करने वाली एजेंसी है, चेक करने वाली एजेंसी, वो लूट लेके जा रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इस देश की मूल संस्कृति को समझो, मनुष्यता और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए इन भावों को जरूर लाइए। ये कोरोना काल में भी आपको पता चल गया होगा कितने एक दूसरे से डर रहे हो। गरीब अभी भी नहीं डर रहा, सड़कों पर साथ जा रहे हैं बेचारे। और मुझे लगता है जितने इकट्ठे और बसों में, रेल में या पैदल भी समूह में चल रहे हैं, महामारी उनमें तो नहीं फैली अभी भी। जितने भी आराम तलब लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, वे डर भी रहे हैं, मर भी वही रहे हैं, वे भी वही, डॉक्टर भी उन्हें लूट रहे हैं। गरीबा क्या लूटेंगे? वो जा ही नहीं सकता वहाँ लो, तो वो या तो बेचारा किसी बीमारी से वैसे बीमार है तो मर जाएगा, नहीं तो वो अपना जो प्राकृतिक साधन बताए उनसे जी रहा। हम तो उन्हीं पे निर्भर है, उन्हीं से आत्मबल बढ़ावा है। तो ऐसे ही मैं सभी को बोल रहा हूँ, मेरे भाव को समझना। ऐसी अवस्था को कैश करने वाले लोगों, तुम्हारा भी कोई सगा नहीं होने का, ये नेचर एक दिन तुम्हें सजा देगी। और नेचर इन्हीं
हनुमान रूपी जो वंचित लोग हैं, इनमें कोई जामवंत पैदा होगा और तुम्हें इस बात का सबक मिलेगा। जैसे चंद हजार या कुछ लोगों ने लुटेरे ना करके तुम्हारे मुंह पीटे, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत उतारी और यहाँ से गुलाम बना के औरतों को भी ले गए हैं। गोरे भी ले गए, मुगल भी ले गए। शर्म नहीं आ रही? सीखा नहीं? थोड़ा चिंतन करना। झकझोरने का प्रयास कर रहा हूँ और तो मेरे बस की कुछ है नहीं। अतीत को बता करके, भविष्य का दृश्य करा करके, दर्शन का बोध कराने का मेरा भाव है। अभी भी संभल जाइए, अभी भी सुधर जाइए। नौकरशाहों, नेताओं और व्यापारियों, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। श्रम शक्ति तो तुम्हारा ही दर्शन करेगी और ये तुम्हारा दर्शन तुम्हारे लिए आत्मघाती होगा एक दिन, अगर ऐसे ही चलता रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।